करा रहे हैं? थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया था ये भी या नहीं? नहीं हुआ था। नहीं सर, पढ़ाने हुए थे पढ़ा इसमें। देते हैं, पढ़ा देते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल। देखिए, हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि बेसिक वर्ड, वैल्यू किसे बोलते हैं, एनालिस्ट किसे बोलते हैं, कंपनी किसे बोलते हैं, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, बोनस करने से हमारी टोटल कैपिटल पे फर्क पड़ता है कि नहीं, ईपीएस पे फर्क पड़ता है कि नहीं, नंबर ऑफ शेयर पे फर्क पड़ता है कि नहीं, ये सब चीजें भी आपको नहीं पता थी। जो अब आपको लगता है ना क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं सर, ये बच्चों वाली चीजें भी आपको जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था नहीं पता थी। और आप में से ज्यादातर जब बोनस आता था ना, अरे मेरे शेयर डबल हो जाएंगे, मैं ले रहा हूं मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ये सोच के आप खरीदते थे। 1-2% को छोड़ दो, बाकी सब खरीदते थे। और उन्हें समझ में नहीं आता था हमारे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, हमें कभी प्रॉफिट क्यों नहीं होता है ना? तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको समझाई, जो आपको लगता है कि तो बच्ची चीजें है, मतलब हमारे लिए बहुत छोटी अमाउंट हो गई, छोटी चीज हो गई है, वो छोटी नहीं थी आपके लिए, वो बहुत बड़ी थी और आपको समझ में नहीं आती थी पहले, अभी आ रही है। फिर हम उससे थोड़ा आगे बढ़े। फिर हमने आपको बताया कि अगर कंपनी के ऊपर कोई टैक्स का नोटिस आ जाए तो कंपनी के लिए कितना बड़ा नेगेटिव है। आपको लगता था अगर कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का टैक्स का नोटिस आ जाए तो अभी 20% गिर जाएगी, लेकिन हमने आपको बताया वो कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी 1,000 करोड़ की, उस पर 100 करोड़ का आ गया तो 10% गिरेगी, और अगर कंपनी 1 लाख करोड़ की, उस पर 100 करोड़ का तो कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख करोड़ की कंपनी से 100 करोड़ का क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमने ये चीज समझाई आपको कि इफेक्ट उतना ही आता है जितना उसके ईपीएस पे इफेक्ट हुआ। अब आपको क्वांटम देखना पड़ता है कि एक इस न्यूज का क्वांटम क्या है, इस न्यूज का इफेक्ट कितने परसेंट है ईपीएस पे। तो ईपीएस क्या होता है पहले ये समझाया, फिर ये बताया कि अगर उस न्यूज से हमारी सेल कुछ कम हो रही होगी तो उससे ईपीएस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको पहले समझ में नहीं आती थी। आप पहले सोचते थे एक छोटी सी न्यूज आई कि भैया उसके ऊपर जो है एक पेनल्टी लग गई, बीएचएल कंपनी पे एक पेनल्टी लग गई, आप बेच के भाग जाते थे। पेनल्टी जो छोटी सी पेनल्टी लगी 10-20 करोड़ की, बीएचएल जैसी कंपनी का क्या फर्क पड़ेगा 10-20 करोड़ से। फिर आप कहते थे यार ये ऑपरेटर है इसके अंदर, तो इसमें बार बार कि बीएचएल पे 20 करोड़ की पेनल्टी लगी और ये भाग जा रहा है। तो उसका रीजन ये होता था 20 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 20 करोड़ छोटी अमाउंट है। जी सूर्यवंशी जी। सर मैं ये पूछ रहा जैसे जो पी है हमारा कोई भी कंपनी का, मैं उसको लेता हूँ और उसका एपीएस को लेता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो प्राइस आनी चाहिए वो कभी प्राइस आती नहीं, उससे कम से कम 1,000-2,000 ज्यादा ही आती है। मैं देखता हूँ, बस काट दो। हाँ जी, आपका क्वेश्चन शायद ये है कि सर मैं ईपीएस ले लेता हूँ फिर पीई लेता हूँ, जो कंपनी ने ईपीएस दिया वो, और जो पीई चल रहा था उसका मैं उससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो करंट मार्केट प्राइस से हमेशा कम ही निकल कर आती है, हमेशा ज्यादा निकल कर आती है। कम निकल के आती है, रिलायंस की 300-400 रुपए आती है, फिर रिलायंस 1500-1600 का है। आपने क्या किया, उसका पी जो उसका ईपीएस लिया वो क्वार्टरली ले लिया होगा, और जो वैल्यू होती है वो साल के ईपीएस पे होती है, इसलिए उसकी वैल्यू 25% ही निकल कर आ रही है बार बार। दूसरा, करंट ईयर के ईपीएस से वैल्यू नहीं निकालते हैं, अगले आने वाले सालों में उसकी क्या ग्रोथ रहेगी, एक्सपेक्टेड ईपीएस होता है अगले 2 साल का, 3 साल का, कि अगले 2 साल बाद इसका ईपीएस कितना हो जाएगा, 3 साल बाद इसका ईपीएस कितना हो जाएगा। वो ईपीएस से उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको फैक्टर इन करते हैं ब्याज के हिसाब से। मतलब एक कंपनी 100 रुपए कमा रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगले साल वो 110 कमाने लगी, उससे अगले साल 120 कमाने लगी, और 3 साल के तक वो 130 कमाने लगेगी। और 3 साल की एक्सपेक्टेशन ही है आपको, चौथे पांचवें साल की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर पा रहे, तो आपने 3 साल का एक्सपेक्टेड ईपीएस निकाला 130 रुपए। आप 130 के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालोगे आज की, तो आप कहोगे 130 के हिसाब से मैं आप उसे 20 का पीई देना चाह रहे हो मान लीजिए, तो 130 इंटू 20 करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 2600। तो आप कहोगे उसकी 2600 वैल्यू नीचे, लेकिन 2600 की वैल्यू 3 साल बाद होगी ना, क्योंकि आपने ईपीएस 3 साल बाद कर लिया है। तो 2600 को आप ब्याज के हिसाब से कि आज कितने पैसे लगाऊं कि 2600 हो जाए, इंटरेस्ट रेट आप अपना अपने हिसाब से लोगे, जैसे 12% मान लीजिए आपने ले लिया, तो वो 2600 को 12% के हिसाब से उसे कम करोगे। तो 2600 को जब 12% के हिसाब से कम करोगे, मान लीजिए आपका आंसर आया 2000 रुपए, तो 2000 रुपए आपकी आज की वैल्यू निकलेगी। ये एक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है जो मैं आज के लेसन में सिखाऊंगा।
क्लियर सूर्यवंशी जी? ठीक है सर। हाँ, तो आपकी वैल्यू कमाने के दो रीजन है। पहला तो आपने क्वार्टरली ईपीएस लिया हुआ है, उसका पहले ईयरली लीजिए, पिछले 4 क्वार्टर का ईपीएस टोटल कीजिए फिर लीजिए, तो आपकी वैल्यू के आसपास आएगा। लेकिन वो भी तरीका गलत है। करंट ईयर के ईपीएस को 2 साल बाद 3 साल बाद के ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज कीजिए। मान लीजिए आपका चारों क्वार्टर का ईपीएस मिला के 100 रुपए आया, फिर उसका ग्रोथ रेट देखिए, कंपनी हर साल ईपीएस कितना बढ़ जाता है, उस ग्रोथ रेट के हिसाब से 2 साल 3 साल का ईपीएस इंक्रीज कीजिए। फिर वहां से वैल्यूएशन करने के बाद फिर उसे 3 साल का पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद जो आज की वैल्यू आएगी वो शेयर की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि हमने शेयर को 3 साल बाद की अर्निंग्स पे फैक्टर इन किया हुआ है। दैट इज द रीजन कि अगर कंपनी की कोई ऐसी न्यूज भी आती है कि 3 साल बाद कंपनी को प्रॉफिट होगा, रेट उसके आज ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा कंपनी ट्रेड करती है अपने फॉरवर्ड पी पे। 2 साल बाद क्या होने वाला है, 3 साल बाद क्या होने वाला है। अगर कंपनी के पास कोई ऐसी न्यूज आती है जिससे उसके अगले 3 साल के प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएंगे, तो कंपनी सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट पे जितना इफेक्ट है उतना इफेक्ट नहीं लेगी, अगले 3 साल तक का जो प्रॉफिट इफेक्ट आ जाएगा उसका इफेक्ट एक बार ही में ही ले लेगी। तो ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि इस कंपनी की न्यूज से 1 साल की न्यूज है 3 साल की है। अगर वो न्यूज इस तरीके के अगले 3 साल की सेल को इफेक्ट करेगा तो तीनों सालों का इफेक्ट एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक, पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर जिस दिन भी खत्म होगा, ये वाला जो आज मैं करा रहा हूँ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक दिन का ही है, आज हो जाएगा खत्म या मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। जिस दिन भी ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं आपको एक रिपोर्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा, रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। मतलब मैं बनी बनाई रिपोर्ट आपके सामने खोलूंगा और ये कोशिश करेंगे जांचने की कि ये रिपोर्ट बनाते समय बनाने वाले के मन में क्या चल रहा था। अगर उसने रिपोर्ट बनाकर ये बोला है कि इतने परसेंट बढ़ेगा, तो क्यों बोला, लॉजिक तो होगा कोई ना कोई, वो रिपोर्ट में लिखा होगा, बंद क्यों नहीं करते थे। आप जो है लॉजिक भी पढ़ेंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे कि इतना बड़ा टारगेट, मान लीजिए उसने कहा 50% बढ़ेगा शेयर, तो कोई 10-20% बोलते हैं को बोलता है, 50% थोड़ी बोल देता है। तो अगर 50% का टारगेट किसी ने दिया है ऊपर का, तो उसका लॉजिक भी होगा, वो लॉजिक समझाएंगे आपको, और एक या दो नहीं 3-4 रिपोर्ट आपको सिखाएंगे कैसे किसी ने बनाई होगी। जब किसी रिपोर्ट को पढ़ना आ जाएगा आपको, कैसे उसने बनाई होगी, लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो आप बना भी लोगे। फिर आप अपने किसी शेयर पे बनाना बैठ के, जब आप बनाओगे तो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा उसमें क्या कमी है, मैं बता दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। तो यानी कि आज का लेसन आपका एनालिसिस करने की लास्ट सीढ़ी है। अब आपका एक कोर्स खत्म होने की कगार पे है। ठीक, तो ये समझ कर चलिए आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद वाले चैप्टर कुछ ज्यादा खास है नहीं, यही है लास्ट चैप्टर और यही न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद जो बाकी के चैप्टर है वो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, दो मिनट लग रहे हैं, जरा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा हूँ। ये नहीं हो रही लेकिन, चलिए जी ऐसे ही शुरू करते हैं। चैप्टर 10 वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अब रेड पेन से कर रहा हूँ, पिछली बार ब्लैक से लिखा हुआ है, पिछली बार का सेव हो गया होगा गलती से। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। देखिए एक शेयर का प्राइस चल रहा होता है, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी का जो प्राइस चल रहा हो वो इसकी वैल्यू भी हो सकता है उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो। ये डिसाइड कौन करेगा, आप लोग। वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, आप लोग। प्राइस तो देखो हर सेकंड चेंज होता है, प्राइस तो हर सेकंड चेंज होता रहता है, लेकिन जो वैल्यू होती है
वो पीरियड के बाद चेंज होती है। एक जैसी कंपनी ने कोई न्यूज दिया आपको तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। कंपनी की पॉजिटिव न्यूज होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपनी की नेगेटिव न्यूज होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू का मतलब हम ले सकते हैं टारगेट से, जिसे हम बोलते हैं मेरा इस कंपनी का टारगेट ये है, यानी कि वही उसके अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है। तो वैल्यू वो है जो आपने एनालिसिस करके डिसाइड की कि ये कंपनी का शेयर इस रेट पर होना चाहिए। और प्राइस वो है जो एक्चुअल में मार्केट में चल रहा है। प्राइस फ्लक्चुएटिंग है, समझते हैं। प्राइस मतलब मीनिंग द करंट मार्केट प्राइस एट विच एन एसेट इज बॉट और सोल्ड, उसे बोलते हैं हम प्राइस। डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो आपका जो है होता है, डिसाइड होता है कि कितना रहेगा। भाई अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं तो बढ़ जाएगा, बेचने वाले ज्यादा हैं तो घट जाएगा। फ्लक्चुएशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली, बार बार चेंज होता रहता है ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट, न्यूज, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन सब की चीजों की वजह से वो बार बार चेंज होता रहता है। आज स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 500, मान लीजिए कोई स्टॉक 500 पे ट्रेड कर रहा है, दिस इज द मार्केट प्राइस, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर वर्थ। इंट्रिंसिक वैल्यू वर्थ जो मर्जी हो, लेकिन अगर वो 500 पे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट प्राइस 500 है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक मुझे शेयर बताया इन्वेस्टमेंट, एलिसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर तो 4000, 50,000, 40,000, 50,000 का शेयर है, लेकिन ट्रेड 4 रुपए पे कर रहा था। लेकिन 4 रुपए पे ना कोई बेचने वाला था ना कोई खरीदने वाला था, लेकिन 4 रुपए उसकी वैल्यू थी कुछ साल पहले तक। तो इसका मतलब उसकी मार्केट प्राइस तो 4 रुपए थी, लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 की थी। फिर एक दिन सेबी ने कहा कि भैया जितने भी शेयर है अपनी वैल्यू पे आ जाओ, वरना हम आपको डीलिस्ट करवा देंगे। तो वो 4 रुपए से एक ही दिन में सीधे 50,000 हो गया, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ही 50,000 थी। अगर किसी को ना पता हो तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, एलिसिड इन्वेस्टमेंट के नाम से एक शेयर था, उसमें ट्रेडिंग नहीं होती थी, 4 रुपए की वैल्यू चल रही थी पिछले 15-20 साल से। फिर अभी थोड़े दिन पहले, 1-1.5 साल पहले, पता नहीं 6-7 महीने पहले, एक ही दिन में वो सीधा 14-15,000 का, 20-25,000 का हो गया, मतलब एक बड़ी अमाउंट का हो गया। रीजन बीइंग कि सेबी ने बोला था कि जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, अगर उन्हें ऐसा है तो उन्हें अपनी वैल्यू पर आना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ था। जी सूर्यवंशी जी, क्वेरी बोलिए। जैसे अभी ग्रो का 100 रुपए में आया था, 190 हो गया। अब देखिए, ग्रो का शेयर 100 रुपए आया था, और जब ग्रो का शेयर आया तो मैंने बोला भी था, शायद आपको बैच में, मुझे पता नहीं बोला कि नहीं, ग्रो का शेयर और जितनी भी कंपनियां, एंजल और ये सब, इन सब में बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता पीई के हिसाब से। आप सारी कंपनियों का पीई चेक कीजिए, एंजल का भी कीजिए, जीरोदा का भी कीजिए, और भी जितनी ट्रेडिंग की कंसर्न है ना, सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी और ग्रो, इन सब का पीई चेक कीजिए। तो ग्रो का पीई बहुत कम था, पता नहीं इतने कम पीई पे क्यों लाए, इसीलिए वो डबल हो गया। ठीक है ना। तो ग्रो का आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए था, क्योंकि उसका पी कम था, और कोई मैंने उसमें चेक नहीं करा था, बस ग्रो का पी कम था, तो इसलिए मैंने कहा था खरीद लो। बाकी मैंने और कुछ नहीं चेक करा था कंपनी के, ये वो कंपनी तो बढ़िया ही है, ट्रेडिंग कराती है इसमें। आज लोड सर्किट लग गया सर। वो तो देखिए, जब नई कंपनी आती है तो कुछ बंदे बाहर भी निकलते हैं, कुछ बंदे घुसते हैं। अब 100 की चीज 190, अगर 190 की 170 हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। नहीं सर, ऐसा हुआ था कि किसी ने शॉर्ट सेल किया था, सीएनबीसी में बता रहे थे 30 लाख शेयर का ऑक्शन हुआ, ओके। और इसके बाद अच्छा, हाँ मतलब आपका कहना कि पहले आईपीओ आया, आईपीओ में किसी ने शॉर्ट सेल कर दिया, और फिर वो नहीं लिस्टिंग के बाद ही किसी ने शॉर्ट सेल किया था। हाँ, लिस्टिंग के बाद किसी ने शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट हाँ के बाद वो फंस गया, और फिर उसका ऑक्शन हुआ, इस वजह से उसके रेट बढ़े। इस न्यूज के बाद जब उसके रेट बढ़ गए तो सबको ऐसा लगा, रहे तो रेट जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ गए, इतने में इसकी वैल्यू नहीं है इतनी, तो फिर वो वापस गिर गया। तो अब आप क्या करोगे, उसका पीई चेक करोगे, और पीई चेक करने का पता लगाओगे कि सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी और एंजल ब्रोकिंग से ज्यादा है इसका पी इस टाइम। अगर वो पी इनसे कम है तो ये अभी शेयर और बढ़ेगा, अगर वो पी इनके बराबर हो गया तो नहीं बढ़ेगा। ये तो सलमान कैपिटल में भी वही हुआ सर, सीबीआई का लगा तो आज वो भी 12% टूट गया। सीबीआई ने कुछ करा है आज, अरे बस मेरे पास था सम्मान कैपिटल, अभी लिया था मैंने कुछ दिन पहले। मतलब है कॉल जीरो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉल है। मैं क्योंकि ऐसे बड़े शेयर में लॉट लेके नहीं फंसना चाहता, मुझे पता है जिस दिन टूटेगा सीधे 15-20% एक साथ टूट जाएगा। तो मैंने तो एक रिस्क लिया था, सट्टा खेला था, मैं कहा ये बहुत भाग रहा है, चलो इसे लेके देखते हैं। वो गिर गया, मैंने कहा 8% गिरा हुआ और नहीं गिरेगा, मैंने ले ली 2 लॉट, वो तो आधे ही हो गए। जी, और कोई क्वेरी किसी की, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। तो वैल्यू समझा रहे हैं आपको, प्राइस तो आपके आगे होगी समझ में।
वैल्यू पे आ जाते हैं। हाँ जी, द इंट्रिंसिक वर्थ, उस कंपनी की अपनी वैल्यू, फेयर प्राइस, एसेट बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल। हम जब उसकी वैल्यूएशन करके एक प्राइस निकाल लेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे बुक वैल्यू मेथड है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, मार्केट प्राइस मेथड है, और भी बहुत सारे हैं जो मैं इस वाले लेसन में सिखाने वाला हूँ। तो जब हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेंगे अलग अलग मेथड से, उसी को बोलते हैं वैल्यू। अब वो कैसे करोगे कैलकुलेट? उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करोगे, फ्यूचर अर्निंग का पोटेंशियल चेक करोगे, मार्केट कंडीशंस चेक करोगे, ग्रोथ चेक करोगे, प्रॉफिट चेक करोगे, और ये सब चीज चेक करने के बाद फिर जब आप अलग अलग मेथड से उसकी वैल्यू निकाल लोगे तो उसी को बोलते हैं उसकी वैल्यू। चेंजेस ग्रेजुअली, अब ये चेंज होती है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड, एक टाइम बेस्ड पे चेंज होती है। बिजनेस परफॉर्मेंस जब आपको पता चलती है तब होती है, तो या फिर कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है तो होती है, कोई न्यूज आ जाती है तो होती है। एग्जांपल, कंपनी में हैव इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 700। ऐसा हो सकता है किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 700 हो, लेकिन वो मार्केट में 500 पे ही ट्रेड कर रही है, तो हम ऐसे केस को क्या कहेंगे? वो अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। अगर किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू 700 है और वो 1000 पे ट्रेड कर रही होगी, तो हम कहेंगे वो ओवर वैल्यूड है, उसमें से निकल जाओ। किसी को यहां तक कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्राइस क्या है? व्हाट यू पे, जो आपने पे कर दिया। वैल्यू क्या है? जो आपको मिला, जितने जो आपको शेयर मिला उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिला उस प्राइस के बदले। तो वैल्यू क्या है? जो आपको मिला, नेचर। प्राइस जो है डायनामिक होती है, डायनामिक मतलब चेंजेस होती है बार बार, चेंजेस फ्रिक्वेंटली। और जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है, मतलब चेंज नहीं होती। जब कब चेंज होती है? पीरियडिकली चेंज होती है, जब उसकी कोई न्यूज आती है। इसका बेसिस क्या है? प्राइस का डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये हम कैलकुलेट करते हैं। और वैल्यू के लिए आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लेसन में। और कौन करता है? आरए, रिसर्च एनालिस्ट करता है। मेजरमेंट कैसे करते हैं सर? इसका तो मार्केट ड्रिवन है, हमारे हाथ में है ही नहीं। और वैल्यू के लिए एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं, डीसीएफ अप्रोच, पीई अप्रोच, और भी बहुत सारे होते हैं, इसी लेसन में समझाएंगे। न्यूज का इंपैक्ट प्राइस पे ज्यादा होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। वैल्यू पे थोड़ा कम होता है, जितनी की न्यूज होगी उतनी वैल्यू कम ज्यादा होगी। इन्वेस्टर फोकस, प्राइस पे कौन फोकस करता है? स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेटर मतलब सट्टेबाज और ट्रेडर। वैल्यू पे कौन करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। चलिए एक कंपनी का नाम बता रहा हूं, लोधा डेवलपर। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो हर 4 साल में डबल हो जाएगी और अगले 35 साल तक होती रहेगी। मतलब अगर अपने बच्चों के लिए पैसा लेकर रखना है तो लोधा डेवलपर में अपनी टोटल कैपिटल का 5 से 10% लगा सकते हैं। इसकी रिपोर्ट में आपको जैसे ये लेसन खत्म होगा इसी पे हम एक बार एनालिसिस करेंगे। एक इस पे करेंगे, एक हिंदुस्तान जिंक पे कर लेंगे। ये भी अगले 35 साल के लिए लेके रख सकते हो। एक इस पे कर लेंगे, लोधा डेवलपर, हिंदुस्तान जिंक, और एक कंपनी बीएससी पे कर लीजिएगा। इस पे बीएससी देखिए, बीएससी पे करने का नुकसान ये है कि बीएससी में टारगेट प्राइस मेरा बड़ा नहीं है अभी, तो इस वजह से मैंने बीएससी नहीं लिया। मैंने भी वो कंपनीज ली, एक तो जिनका जो करने का काम करने का स्टाइल हो वो एकदम इजी हो, आपको समझ में आ सके। दूसरा, उनके प्राइस टारगेट में बहुत बड़ा फर्क हो। अगर मैंने बढ़ेगा तो आपको 2% तो सर बढ़ ही जाता, उसमें क्या बात होगी। लेकिन अगर मैं बताऊंगा 50% बढ़ेगा तो मजा आएगा ना थोड़ा सा। तो ये जो 2 कंपनियां मैंने बताई हैं, मैं इन पे पहले से एनालिसिस कर चुका हूं और मुझे पता है मेरा टारगेट इन पे 50% पक्का है। सर एक कंपनी है गैब्रियल, तो उसका जो शेयर बहुत डाउन हुआ, आई थिंक 15-20% डाउन हो गया 2-3 दिन में। फिर आज वो कुछ बढ़ा है, तो इसका सर क्या स्कोप है? स्कोप नहीं सर, पहले आप मुझे न्यूज बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को गैब्रियल इंडिया पे से कवर करता हूँ तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन आप गैब्रियल इंडिया के बारे में मुझे बताओगे कि क्यों गिरा था, तो फिर मैं उसको एनालाइज करके उसकी ईपीएस पे कितना इफेक्ट पड़ा, ये सब पता लगाऊंगा, फिर आपको बता पाऊंगा। मैं सर एनालिसिस नहीं किया, मैं 2 दिन से देख रहा था, काफी डाउन हो गया, अराउंड 20% तक डाउन हुआ है। अरे सर आप एनालिसिस, और फिर सडनली आज वो आई थिंक 8-9% बढ़ा भी। आप एनालिस्ट बन रहे हैं तो आपको बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि 20% गिर गया है तो 20% गिरने के बाद उसका लॉजिक भी तो पता कीजिए। जैसे कुमारेश जी ने बताया, सम्मान कैपिटल 12% गिर गया है,
साथ में ये भी बताया क्यों गिरा। सीबीआई की कोई रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर कोई फ्रॉड वगैरह की बात हुई है। अब अगर वो फ्रॉड साबित हो गया तो वो और आधा हो जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रॉड साबित नहीं हुआ, हल्की सी न्यूज भी आ गई ना कि नहीं फ्रॉड कुछ नहीं है, तो वो एक ही दिन में 20% भाग जाएगा, 25% भी भाग सकता है। अब अगर आप मुझे डिसीजन दे पा रहा हूँ ना कि अगर वो न्यूज सही हुई तो और गिरेगा, गलत हुई तो भाग जाएगा। अब आप मुझे गैब्रियल की न्यूज बताएंगे तो मैं फिर एनालिसिस कर पाऊंगा। सर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एलआईसी और ब्लैक रॉक इसमें बड़े इन्वेस्टर है। क्या क्या कह रहे हैं कुमार जी? कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ब्लैक रॉक और एलआईसी इसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर है। किसमें? सम्मान में? सलमान में सर। अच्छा, नहीं गैब्रियल के बारे में कुछ पता है क्या? उन्होंने बताया कि वो तो 2022-23 में कंपनी में से रिजाइन हो गया है, ऐसा बताया करके। लेकिन मेरे ख्याल से पेचीदा मामला हो गया है, बहुत सारे फ्रॉड पकड़ा है सर सम्मान में। सम्मान में वैसे सम्मान कैपिटल है सही शेयर, कभी भी डबल हो जाता है, कभी भी आधा हो जाता है, और फ्रॉड ही पकड़े गए थे इसमें पिछली बार भी, तभी इसका नाम बदला था। पहले इसका नाम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था, इंडिया बुल फाइनेंस, हाँ हाउसिंग फाइनेंस। फिर इसमें फ्रॉड ही पकड़े गए थे तो इसका नाम बदल दिया तो सम्मान कैपिटल। अब फिर से फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, अब अगली बार इसका सम्मान भी चला जाएगा, अब इसका अगली बार बेइज्जत कैपिटल रख देंगे नाम। देखते हैं क्या होगा। के बारे में कुछ बताइएगा जी, सूर्यवंशी जी क्वेरी। कैफे में कुछ रीएस्टेब्लिशमेंट का प्लान था, तो फिर आज सेबी ने उसको एनओसी दे दिया कि भाई तुम रिस्ट्रक्चर कर लो, तो आज वो 8% बन गया। एक मिनट, मुझे वो विजय जी आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है आपके में ना। कुमार जी आप भी, अब बोलिए सूर्यवंशी जी। सर वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया था गैब्रियल ने, तो आज सेबी ने उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि आप रीस्ट्रक्चर कर लो, जो करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वो 8% जो है बढ़ गया। गैब्रियल ने कुछ दिन पहले कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया था। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले तो वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ढूंढिए क्या है, फिर वो प्लान को एनालिसिस कीजिए। चलिए अगर वो गिरा है 10% 15% गिर गया था एक दिन पहले, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान वो देने वाले थे वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कंपनी के लिए नेगेटिव ही होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी के लिए नेगेटिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, उसी की वजह से शेयर गिरा था, और अब सेबी ने कह दिया ठीक है कर लो, तो फिर वो बढ़ कैसे सकता है? तो मुझे लगता है वो फिर से गिरेगा। बाकी देखने के बाद पता चलेगा वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या था, क्योंकि अगर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आपके लिए पॉजिटिव था तो गिरना नहीं चाहिए था, चाहे सेबी हाँ करे या ना करे। अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नेगेटिव था तो ही गिरा होगा, और अगर नेगेटिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सेबी ने अप्रूवल दे दिया तो बढ़ना नहीं चाहिए फिर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था, वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या था, क्या नहीं, क्या रीजन थे बढ़ने के और घटने को, दोबारा से एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। धीरज जी बोलिए। केन्स टेक्नोलॉजी का वो मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि उसमें लॉकिंग पीरियड 1.5 साल के बाद निकला, तो इसकी क्या संभावना है कि अब ये आवाज नहीं आ रही आपकी। 7,000 करोड़ का इनका ना लॉकिंग पीरियड से बाहर निकला, अब ट्रेड होगा इनका शेयर 7,000 करोड़ के वैल्यू के शेयर। शायद आपकी क्वेरी ये है कि केन्स टेक्नोलॉजी के 7,000 करोड़ के शेयर थे जो लॉक इन में थे, मतलब उनको ट्रेड नहीं कर सकते थे। अगर किसी के पास था तो वो बेच नहीं सकता था, अब उनका लॉक इन खत्म हो गया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि वो 7,000 करोड़ का स्टॉक जो कि पहले लॉक इन में था, शायद वो बिकने के लिए मार्केट में आ जाए। हो सकता है इस वजह से गिर रहा हो, तो इस न्यूज की वजह से हो सकता है गिर रहा हो। तो सर भागने की संभावना भी हो सकती है कि अब ट्रेडेबल है तो ट्रेड हो सकता है, तो इसके लिए भी ट्रेड हो सकता है मतलब कि वो बेच सकते हैं, बेचने की वजह से तो गिरता ही है। तो इस न्यूज की वजह से तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है इस न्यूज तो, ये न्यूज तो नेगेटिव है। बाकी अगर वो भागेगा तो अपने रीजन से ही भागेगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सर मैंने अपने ग्रुप में भेजा सर, सलमान कैपिटल का जो न्यूज था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया, वो अभी भेजा मैंने आपके ग्रुप में सर। IHC 1 billion acquisition of Sammaan Capital in focus following HC directive expert। हाँ ये मैंने पढ़ा तो था, कुछ था तो, लेकिन अंदर जाके नहीं पढ़ा था। 13.3% सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया सर।
टू प्रोब द एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज, कि इरेगुलरिटी लग रही है, चेक करो। हाँ, सम्मान कैपिटल के भी शेयर खरीदे अब फैमिली ने, तो कंफर्म है। ऑन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी कम्स टू फोकस एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इन अ केस टू बी रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो अगेंस्ट एलिज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सेड सिक्योरिटी मार्केट देखने नहीं देंगे। The company has filed an approval from the SEBI under the takeover code of the deal on 2nd October and awaits SEBI approval according to the regulator website. SEBI had sought clarification from the bankers regarding the deal on 11th November. The regulator website shows. The response to the public litigation filed against Sammaan Capital, Supreme Court on Wednesday ordered a CBI to SEBI to prove the allegation of the irregularity. It also criticized CBI and SEBI for adopting cool attitude and doubt standards according to the media report. The next hearing in the case will be on 17 December. अच्छा, 17 दिसंबर तक तो शेयर की ऐसी होती रहेगी अब। Today's development had no bearing on the transaction with the IHC. Make the IHC promoter still Sammaan Capital in a press release issued on Wednesday आज ही था। Sammaan Capital इनका अच्छा ही कह रहा है, which will have IHC and promoter HC। अच्छा, the thrust of the case now is promoter and quid pro quid, something in return, if any, between the 5 borrower groups and the promoter in the matter of loans granted to them when Mr. Gehlot was the promoter and executive chairman of the company। चलो, कंपनी ने कुछ लोन वोन में गड़बड़ करके किसी को ज्यादा दे दुआ के अपनी कैपिटल इधर उधर की है, अगर ये साबित हो जाता है तो रेट गिर जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट कमेंट, मुकुल रस्तोगी, एडवोकेट फॉर सम्मान कैपिटल, सेड रेगुलेटर हैड प्रीवियसली गिवन देम अ क्लीन चिट ऑन दीज एलिगेशन। पहले भी एक बार ये हो चुका है, किसी ने PIL दाखिल कर लिया। देखो इसमें क्या होता है ना, ऑपरेटर घुस जाते हैं, ऑपरेटर PIL डलवा के शेयर गिरवा लेते हैं। हो सकता है अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो ऑपरेटर का शेयर है, ऐसे ही चलता है ये, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। की कंसेप्ट रिलेटेड टू प्राइस एंड वैल्यू। अब जरा ध्यान समझ लिए, कुछ कॉन्सेप्ट है जरा वो ध्यान समझिए, पेपर में आते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन एसेट इज ट्रेडेड, उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, अभी बताया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी उसे ही बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी मेथड के हिसाब से कि फ्यूचर में वो कंपनी कितना कमाएगी, कितना कैश फ्लो होगा, अर्निंग क्या होगी, ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा, उसके कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं आपको। उन फॉर्मूलाज के हिसाब से जब आप वैल्यूएशन निकालते हो तो उसे बोलते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर टारगेट, कि हमें कंपनी का शेयर इतने रुपए भी जाता हुआ लग रहा है, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर खाली वैल्यू। तो मार्केट प्राइस और वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये मैं आपको समझा चुका हूं ऊपर भी। चलिए अब थोड़े से मॉड्यूल पढ़ते हैं। मॉड्यूल के 3-4 नाम है जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मॉड्यूल का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहले का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दूसरे का नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो मैं आपको पहली क्लास में ही समझा चुका हूं, जो पूरी की पूरी टेबल बताई थी। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो मतलब प्राइस ऊपर बुक वैल्यू नीचे, कि अपनी बुक वैल्यू से कितने गुना पे चल रहा है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। DCF अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगा। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखा दिया कि अगर किसी की वैल्यू से ज्यादा पे वो ट्रेड कर रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है, और अगर किसी की वैल्यू से वो कम पे ट्रेड कर रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना फिर मैं DCF अप्रोच सिखाऊंगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बैच में किसी को समझ में नहीं आती, ज्यादातर को। जो उनकी मैथ्स बढ़िया उन्हें समझ में आ जाती है, तो कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, वरना तो फिर सबके जैसा। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? अभी तक मैं सिर्फ 2 चीजें पढ़ाई हैं, वैल्यू क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होता है, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अंडर वैल्यूड किसे बोलते हैं और ओवर वैल्यूड किसे बोलते हैं, ये भी समझाया है। DCF अप्रोच समझाते हैं आपको क्या होता है। चलिए जी, DCF अप्रोच की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 100 रुपए में आज दूंगा, वो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आपको मैं 100 रुपए आज दे रहा हूं, ये तो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, असल। 100 रुपए मैंने आपको आज दिए, तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 110, 10% से। 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 121। 3 साल बाद कितने हो जाएंगे?
133। 4 साल बाद कितने हो जाएंगे? 146। 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 160। 5 साल में 10% से 50 रुपए की जगह 60 रुपए का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। तो जब हम किसी की, हमें प्रेजेंट वैल्यू पता हो कि आज हम कितने पैसे दे रहे हैं, ये तो पता है, और कितने साल बाद देने ये पूछ रहे हो, तो ये जो निकल कर 160 है, ये फ्यूचर वैल्यू है। मतलब अगर आपको आज 100 रुपए दिए और आपने 10% पे लगा दिए, तो 5 साल में 160 हो जाएंगे। यहां तक कोई क्वेरी? यहां तक कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे उल्टा पूछा, ये आप 100 रुपए से 110 पैसे कैसे आए होंगे? पी, पी मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। आर का मतलब रेट, यानी कि पी मतलब 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि 100 इंटू 10। बस ये करते ही 110 आ गया। फिर दूसरे साल का निकालने के लिए आपने 110 को 1.10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। ये निकालने के लिए 121 को 1.10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। ऐसे ही इसमें इसको कर दे और इसको कर दे। हर बार 10% ऐड करना था, तो इसलिए 10% ऐड करने के लिए 1.10 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर रेट 10% हो तो 1.10 से मल्टीप्लाई करनी है, रेट 11% हो तो 1.11 से करनी है, 12 हो तो 1.12 से करनी है, लेकिन अगर 9 हो तो 1.09 से करनी है, क्योंकि अगर आपने 1.9 कर दिया तो 90 के लगेगा। तो 09, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के लिए 0 लगानी है, उसके बाद 0 नहीं लगानी है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 1.1 मतलब जितने रेट हो उतने रेट से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 12% का रेट होगा अगर, सर एक बार वो 9 वाला आपने जो लिखा था टेबल में, वो क्या कहते थे सर आप उसका? क्या 9 वाले के केस में 1.09। हाँ बिल्कुल सही थी। ओके। चलिए, अच्छा बताइए 15 के केस में क्या होगा? 1.5। 18 के केस में सर 18 के केस में 1. सर ये 15 के केस में 1.5 होना चाहिए। 1.15। 1.15। 18 के केस में 1.18। 6%। ये तो सारा सेम ही रहेगा। 6 के केस में 1.06 1.06 8 के केस में 1.08 1.08। ठीक है। अब आपको 100 रुपए दिए, ये तो पी है। 5 साल बाद कितने हो गए ये पूछा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 को मैंने आई लिख दिया, आई की पावर 5, मतलब पी 100 रुपए इंटू 1.10 की पावर 5। ये मेरा डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा 160। इजी। और ये वाला फॉर्मूला हमने बचपन में भी याद किया था, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये वाला फॉर्मूला हमने बचपन में याद किया हुआ है, ये वही है। देखो p के बदले p लिख दिया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर और 5 कर दी, सेम ही तो है। कि अगर आपने एक बार पैसा दिया और n ईयर्स बाद मांगोगे तो ये फॉर्मूला होगा। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आर अपॉन 100 को आई बोलते हैं, मतलब 10% को मैं 10% ना बोल के 0.10 बोलता हूँ, तो उसको आई लिख रहा हूं मैं। बाकी आप आर अपॉन 100 याद रखना चाहो वो रख लो। तो एक फॉर्मूला ये लिख लो अपने पास। ये कब है? अगर आपने पैसा एक ही बार दिया है। आपने पैसा एक बार दिया और कितने साल बाद वो कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। अगला फॉर्मूला, P इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। बस कुछ नहीं, P मैंने यही रहने दिया, ये आई 1 प्लस आई को उसके नीचे ले गया। तो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, वही फॉर्मूला है जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, भाई इधर उधर करके दिखा दिया। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए।
बढ़े आगे थोड़ा सा। सर ए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसका? ए ए मतलब अमाउंट, हिंदी वालों के लिए मिश्र धन। ओके ओके। ए मतलब ब्याज और पैसा कितना हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। 1+i मतलब इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर, और एन नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी हाँ जी, आई का मतलब अगर 10% है तो 0.10 लिखेंगे। कोई क्वेरी किसी को यहाँ तक समझ में ना आ रहा हो तो बोल दीजिए, क्योंकि जिसको अब समझ में नहीं आएगा उसका आगे का भी समझ नहीं आएगा। सर एक बार और आपने जैसे बताया था ना कि 110 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 120, मतलब जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो 100 ये टोटल 6 साल का होगा, टोटल 6 इयर्स का होगा ना। 5 100 को 1.10 की पावर 5 करोगे तो 160 आ रहा है 5 साल में, क्योंकि ब्याज भी मिला है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए, एक बार फिर से बता देंगे, वरना आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक कंपनी की वैल्यू एक्सपेक्टेड पी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5 साल में वो 160 हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी की, मैं आज की पी नहीं बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है 5 साल बाद के पी के हिसाब से वो 160 रुपए हो जाएगा। 160 रुपए तो पी ये वाला 5 साल बाद होना है ना, तो उसकी वैल्यू भी 160 रुपए 5 साल बाद होगी। अगर वो शेयर इस टाइम पर 90 रुपए का चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 5 साल में वो 160 रुपए हो जाएगा, तो एक 5 साल इंतजार करने के बाद 160 होगा ना। आज की वैल्यू क्या है, मैं क्या करूंगा, उस 160 रुपए को फैक्टर इन कर दूंगा। फैक्टर इन कर दूंगा मतलब ब्याज के कम कर दूंगा उसका 5 साल का 160 रुपए में से, और उसकी आज की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं कहूंगा 160 रुपए आज से 5 साल की वैल्यू है, मतलब ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो अब की बार मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन कर दी, क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और जब फ्यूचर वैल्यू गिवन हो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हो तो 1+i से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करने की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 160 को 1.10 से 5 बार डिवाइड कर देंगे, और 5 बार डिवाइड करने के बाद आंसर 100 रुपए अपने आप आ जाएगा। तो जब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करनी है, जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो डिवाइड करना है। इजी है भाई, सबको पता है ना। अगर 100 रुपए आज दिए तो 5 साल बाद तो बढ़ेंगे, बढ़ाने हैं तो मल्टीप्लाई करो। और अगर आपको 160 रुपए दे दिए 5 साल बाद की और आज का पूछ रहा है, मतलब आज तो वैल्यू कम ही होगी, कम करना है तो डिवाइड करो। इजी। ये 2 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए। चलिए, ये तो मैंने बताया अगर आपने पैसा एक बार दिया और एक बार ही मिलेगा 5 साल बाद, या 5 साल बाद का एक बार का पैसा पता है और आज एक ही बार ही लेना है आपको, आज की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले फॉर्मूले हैं। इसे तो हम बोलते हैं नॉर्मल, ये तो हमने 4th और 5th क्लास में सीखे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं, इसमें तो कोई नई चीज सिखाई नहीं मैंने। अगली चीज जो आएगी वो नहीं है, लेकिन बताओ क्या ये समझ में आ गई इतनी? जितना भी सिखाया उतना समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बताइए वाला। ओके, आपने 100 रुपए आज लगाए तो इसे हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। आपसे पूछ रहा है रेट, आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5th ईयर, एन यहां पर गिवन है 5 ईयर, एन का मतलब टाइम, नंबर ऑफ ईयर। तो अगर ऐसा पूछ रहा है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जैसे कि हम ए बोलते हैं, P इंटू 1+i की पावर n, ये फॉर्मूला है। तो ए हमें नहीं पता, P हमें पता है 100 रुपए, 1.10 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। यहां से निकल कर आ गया 160, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई 5 साल बाद की 100 रुपए 160 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको कहा कि आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू को हम ए बोलते हैं, वो 160 गिवन है। आपको एन भी गिवन है 5 ईयर, आपको रेट भी गिवन है 10%, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, या जिसको हम ए बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 1+i की पावर n, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो 160 डिवाइड बाई 1.10 की पावर 5। अब 160 को 1.10 से 5 बार डिवाइड करो तो आंसर अपने आप 100 रुपए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था। सर कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर इसका जो फॉर्मूला आपने लिखा है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1
इसका एक फ्यूचर वैल्यू 0 1, ये क्या फॉर्मूला है सर, एक बार फ्यूचर बताइए। वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n, और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है, और ये वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो आप 4th और 5th क्लास में क्वेरी कोई? कोई क्वेरी किसी की? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपने पास। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए हर साल दिए, ईयर प्रेजेंट, वो आपने जो प्रिंसिपल दिया वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फ्यूचर वैल्यू 5 ईयर, 5 साल बाद। एक तो आपने 0 साल में दिया शुरू में, फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और 4 साल में। आपने 1 लाख रुपए तो आज पहले ही दिन दे दिया, अभी तो एक भी दिन नहीं बीतता, तो इसे हम 0 ईयर बोलते हैं। फिर आपने जब 1 साल पूरा हो गया तब दिए 1 लाख रुपए, फिर 1 लाख और दिए, फिर 1 लाख और दिए, फिर 1 लाख और दिए, 4 साल बस और नहीं दिए, और 5वें साल बाद कहा मेरे पैसे मुझे वापस करो, तो बताओ कितने मिलेंगे? जरा ध्यान समझिए, जो आपने 4 साल बाद पैसे जो आपने आज ही दे दिए वो आपको कब मिलेंगे? यानी कि ये आपने दिए 2020 में, 1 जनवरी 2020 में, फिर 2021 में दिए थे, फिर 2022 में दिए थे, फिर 2023 में दिए थे, फिर 2024 में दिए थे। तो आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2025 में आपको कितने मिलेंगे? तो जरा ध्यान समझो, जो आप दिए थे वो 25 में मिल रहा है, यानी कि इन पे 5 साल का ब्याज मिलेगा, इस वाले पे 5 साल का ब्याज मिलेगा। तो मैं 1.10 को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ये पीवी फैक्टर निकलेगा, और इस 1 लाख की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू निकाल लूंगा, वो निकलेगी 1,60,000। ये 1 लाख रुपए जो मैंने 5 साल पहले दिए थे वो 5 साल में 1,60,000 हो चुके होंगे। कैसे आए? मैंने पीवी फैक्टर निकाला 1.10 की पावर 5। अब जो मैंने जो 1 साल बाद दिए थे वो मेरे पास 4 साल तक है, तो उसमें 4 साल का ब्याज मिलेगा। तो 1.10 की पावर 4 करूंगा मैं, लगभग 1,45,000 वो मेरे हो जाएंगे। ऐसे ही मैं इस वाले को 1.10 की पावर 3, तो ये आंसर आएगा 133, ये 145 आया था, ये 160 आया, पॉइंट समथिंग भी आया होगा, पॉइंट वाला मैंने छोड़ दिया। ये मेरे 1,33,000 हो जाएंगे, यहाँ पर 1.21 आ जाएगा मेरा पीवी फैक्टर, तो ये मेरे हो जाएंगे, मतलब ये 121 आ गया, तो ये 1,21,000 हो जाएंगे, और ये 1,10,000 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये टोटल करके मैं यहाँ लिख दूंगा, जितने भी होंगे वो आप बताओगे। छह लाख 9,000। आपने दिए तो 5 लाख रुपए हैं, मिलेंगे आपको 6,09,000 रुपए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना पड़ रहा है ऐसे, तो टेबल बना के आप सॉल्व कर लोगे। जब आपको आज की वैल्यू गिवन होगी, बाद की पूछेंगे, तो आप 1.10 जो भी रेट होगा उसकी पावर उतनी करते करते वैल्यू निकाल लोगे। और अगर आपको 5 साल बाद की वैल्यू गिवन है और आज की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1.0 करके उसकी वैल्यू निकाल लोगे। 1 डिवाइड बाई 1.0 करके 5 बार डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.7682 ऐसा कुछ, और फिर उसकी मल्टीप्लाई से 1 लाख से करोगे तो आंसर आएगा। किसी को समझ में नहीं आया?
सर ये तो हमने जो टेबल बनाई है वो करंट में मतलब 5 साल में आपका पैसा कितना होगा अगर आप 1,50,000 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट पे देते हो 10% में। अब यहीं पे आपको अगर जो लास्ट अमाउंट है 1,60,000 तो जो आपका फ्यूचर वैल्यू अभी 1,60,000 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आज की डेट में, तो वहां हम उस केस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए कि आपको आज से 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो वो 1 करोड़ इकट्ठे करने हैं, कितने रुपए साल देने पड़ेंगे, तो कितने रुपए साल ये वो 1 करोड़ तो फ्यूचर वैल्यू होगी ना, डिवाइड करके निकलेगा फिर आंसर। कितने रुपए साल देने के लिए, तो फिर है ना 1 करोड़ फ्यूचर वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आपको क्वेश्चन में 1 करोड़ रुपए आपको 5 साल बाद मिलने हैं, तो उसके लिए आप आज कितने निकाल लोगे आज से, तो फिर जो तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का एक्स मान लेना, एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बैक क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा मैं डीसीएफ अप्रोच नहीं पढ़ा रहा आज आप यही फैक्टर इन कर लो बस, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है। डीसीएफ अप्रोच कल की क्लास में पूरी करूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड ही है भाई। मुझे 5 मिनट और लगेंगे डीसीएफ अप्रोच खत्म करने में, लेकिन आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ मिक्स हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन वो देख लीजिए, आप जो है डीसीएफ अप्रोच क्या होती है वो तो मैं कल करा दूंगा, लेकिन आप ये नीचे के क्वेश्चन कर लेना। ये देखो केस एक करवा रहा हूं, पहले साल में आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी 100 करोड़ कमा लेगी, तो 20 करोड़, तीसरे साल में 150 करोड़, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, मतलब जिससे आप इंटरेस्ट रेट जो करोगे वो 12% से करोगे। टर्मिनल ग्रोथ रेट है 5% का। चलो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अभी भी मैं कल सिखाऊंगा टर्मिनल ग्रोथ रेट। अभी आप बैक क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से, अगर कर पाओगे तो मैं बताता हूँ कौन से बैक क्वेश्चन है। ये भी नहीं कर पाओगे, वाले कर लोगे। बड़ा टिपिकल है वाला, सबसे टिपिकल यही है। सर इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है ना, एग्जाम में 10 मार्क्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। हाँ ये बहुत ज्यादा आता है, ये पूरी क्रक्स है चैप्टर। चलो अभी मत करके लाना आप इसके बैक क्वेश्चन, जब मैं पूरा लेसन करा दूंगा तभी होंगे, थोड़े से ही हैं वैसे भी, ठीक है। तो अभी मत करना आप इसका एक भी क्वेश्चन, मैं कल करा दूंगा चैप्टर खत्म तब करना। लेकिन जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सिखा दिया है, अगर आप इसको क्वेश्चन करना चाहें तो किसी से 5th क्लास की बुक ले लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर लेना, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन भी 5th क्लास में ही होते हैं, 5th या 6th क्लास में। तो किसी से 5th 6th क्लास उसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, वो करके देख सकते हो थोड़े थोड़े, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। करना तो पड़ेगा क्योंकि कल को मैं इसका बाप सिखाने वाला हूँ। जब मैं इससे भी टिपिकल को सिखाने वाला हूं तो पहले इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो इतना क्लियर करने के लिए आप 8 से 10 क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट पे बड़ी भारी भारी किसी भी स्टूडेंट से कंपाउंड इंटरेस्ट की बुक लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन खोलना और लास्ट वाले क्वेश्चन करना। अगर बुक में 100 क्वेश्चन है तो लास्ट वाले 10 करना, 90 से लेके 100 तक के, तो सबसे टिपिकल होंगे। तो टिपिकल वाले क्वेश्चन करोगे तो अगर वो हो गए तो इसका मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया है, वरना तो नहीं आया है। सर अभी एक न्यूज आ रही कि वेल स्पन इंडिया, वेल स्पन, एक मिनट जी विजय जी बोलिए। वेल स्पन इंडिया को सेबी ने कुछ 100 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू करने की मंजूरी दी है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है प्रेफरेंशियल शेयर्स? वेलस्पन इंडिया ने को, पहली बात तो वेलस्पन इंडिया पहले किस चीज की कंपनी आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप रिसर्च करोगे ना। सिर्फ एक छोटी सी न्यूज से हम रिसर्च नहीं कर सकते, हमें आगे पीछे सब पता होना चाहिए। तो वेलस्पन इंडिया के बारे में जितना मुझे पता है थोड़ा सा बता देता हूँ। वेलस्पन इंडिया
चादर, क्विल्ट्स और कुशन कवर और ये सब बनाती है, ठीक है। वेल्सपन इंडिया का कोई अपना शोरूम तो है नहीं, और वेल्सपन इंडिया एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े बनाती है। मैं अपने घर में चादर और कुशन कवर और सोफा कवर वेल्सपन इंडिया की खरीद कर लाता हूँ, और बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। मतलब मुझे और कोई कंपनी पसंद भी नहीं है, इतनी बढ़िया कंपनी है। या तो मैं वेल्सपन इंडिया लेता हूँ और 2-3 कंपनियां और है जो बढ़िया है, या मैं उनकी लेता हूँ। तो वेल्सपन इंडिया अपने आप में बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी वजह से वो अपनी सेल नहीं बढ़ा पा रही है, और कंपनी लॉस में है बहुत लंबे टाइम से। और कंपनी लॉस कर करके अपनी कैपिटल बेस को खत्म कर चुकी है। रीजन बीइंग क्योंकि रिलायंस इसके कंपटीशन में आ गया था, और बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी थी उसके कंपटीशन में आ गई थी। लेकिन वेल्सपन कॉर्पोरेशन अपने आप में, वेल्सपन इंडिया बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया फैब्रिक है इसका, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो कंपनी चल सकती है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी को क्योंकि लॉस हो रखा था बहुत ज्यादा, तो कंपनी ने गवर्नमेंट से कहा कि सर हम अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। अब लेकिन रूल्स के हिसाब से लॉस मेकिंग कंपनी नई कैपिटल इशू नहीं कर सकती। जितनी भी आईपीओ वाली कंपनी होती हैं वो तभी कैपिटल इशू करती है जब वो पिछले सालों से उनका जो है प्रॉफिट आना लगता है, साथ में इंक्रीजिंग स्केल में होता है, वो तभी कैपिटल इशू कर सकती है। नई कैपिटल, देखो पुरानी कैपिटल किसी और ने ले रखी थी, उसे बेचना एक अलग चीज है। कि मान लो किसी बंदे ने कैपिटल ले रखी थी और वो अपनी कैपिटल बेचना चाह रहा है, उसे तो ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, ओएफएस। लेकिन एक नई कैपिटल की सर में शेयर इशू करके कंपनी को पैसा मिलेगा। नई कैपिटल फ्रेश इशू अगर कंपनी को करना है तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां ही कर सकती हैं। अब वेल्सपन इंडिया तो प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, तो उसने सेबी से अप्रूवल मांगा था कि सर अगर हमें पैसा ना मिला तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, आप हमें अप्रूवल दे दीजिए कि हम अपनी कंपनी में अपना कैपिटल बढ़ा सके। तो तब सेबी ने कहा कि देख भाई, नए बंदे को फंसाने को तो मैं दूंगी नहीं, नए बंदे को तो तू अपना इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर तेरे पास कोई एंकर इन्वेस्टर है जो तेरे में पैसा डालना चाह रहा है तो भैया कर ले। आईपीओ लाने को नहीं कहूंगी, फ्रेश इशू लाने को नहीं दूंगी, राइट इशू लाने को नहीं दूंगी, जिसमें नया रिटेलर बंदा फंस जाए ऐसा काम करने नहीं दूंगी, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। लॉस मेकिंग कंपनी तो कर ही नहीं सकती। तो उसने कहा ठीक है सर। तो उसने प्रेफरेंशियल बेसिस पे, मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को जिसको तुम लगाना चाहते हो, जो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम उसको अपने शेयर इशू करके उससे पैसा ले लो। ये वाली आपको एक इजाजत मिल गई है और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब कंपनी ने ये वाली बात सेबी को बोली थी कि सर हम रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो रिस्ट्रक्चरिंग में क्या था, जरूर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये भी हो सकता है ना, कभी कभी रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये भी होता है कि सर हम अपनी कैपिटल वाला पैसा छोड़ देंगे, मतलब इक्विटी कैपिटल के पैसे छोड़ देंगे, तो इक्विटी कैपिटल के लिए नुकसानदायक चीज है वो, तो इस वजह से कंपनी का शेयर गिरा था। लेकिन जब रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर पता चला कि रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ नया नहीं करने वाले, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए नया पैसा आएगा, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, तो वो आज बढ़ गया। इतना ही एनालिसिस दे सकता हूँ मैं वेल्सपन के बारे में, बाकी ज्यादा देने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके ग्रुप पे अभी एक रिपोर्ट शेयर करूंगा। जी बोलिए। मैं आपके ग्रुप पे अभी एक रिपोर्ट शेयर करूंगा। वो रिपोर्ट पूरी की पूरी बनी हुई है, उसमें टारगेट भी गिवन है, कैसे रिपोर्ट बनती है वो भी है, कैसे आप टारगेट डिसाइड करते हो वो भी है, कैसे आप वैल्यूएशन करते हो वो भी है। और रिपोर्ट बहुत ज्यादा पेजेस की है। आपने वो पूरी की पूरी रिपोर्ट का एक एक शब्द पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो शब्द समझ में ना है उसे ऑनलाइन सर्च करके समझ लेना है। समझने के बाद भी अगर ऑनलाइन भी समझ में ना आए तो फिर मेरे से पूछना है और चेक करना है कि क्या ये रिपोर्ट ठीक है। क्या पता मैंने आपको फेक रिपोर्ट दी हो गलत बना के। अब आप चेक करके मुझे बताओगे क्या वो रिपोर्ट ठीक है, और अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे बताओ, सही क्या होना चाहिए फिर वो भी बताओ, ठीक है। तो एक रिपोर्ट मैं आपको आज शेयर करूंगा, आप वो अपने आप से घर पे पढ़ेंगे, और कल मैं उस रिपोर्ट का एनालिसिस आप लोगों के साथ बैठकर करूंगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, ठीक है। और उसके अलावा आपका कोई होमवर्क आज नहीं दिया मैंने, इसलिए मैं ये रिपोर्ट आपको भेज रहा हूँ। एक कंपनी की रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा और उसे आपने रिसर्च करके आना है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि टोटल कोर्स के अंदर 2 से 5 रिपोर्ट मैं आपको साथ एनालिसिस कर लूँ। 5 रिपोर्ट अगर हम एनालिसिस कर लेंगे तो आपको रिपोर्ट बनाना भी आ जाएगा, रिपोर्ट पढ़ना भी आ जाएगा, रिपोर्ट को समझना भी आ जाएगा। तो 5 बहुत है ना। तो मैं कोशिश करूंगा 5, वरना मिनिमम 3 तो मैं कर ही लूंगा। 3 तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर भी ली है, कौन सी करूंगा। तो एक रिपोर्ट में भी आपके पास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, राधे राधे, राम राम। गुड नाइट।